हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो गाइस, अब आज हम हैं खूबसूरत वादियों मनाली में। तो आज है 28 मई 2024 का दिन। तो अभी सुबह के 5 बज रहे होंगे लगभग। तो निकल चुके हैं मनाली से रोहतांग, जो यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, ये रास्ते का सुबह का नज़ारा आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत सुबह थी। बहुत खूबसूरत नज़ारे थे यहाँ के, मन को मोह लेने वाले। तो सुबह यहाँ पर ठंड भी रहती है और हल्का हल्का कोहरा भी रहता है, जो अभी आपको दिख रहा होगा। तो ये पहाड़ों पर हल्का हल्का सा कोहरा और बर्फ़ जमी हुई है, जो वाइट वाइट दिख रही है। तो सुबह का बहुत सुंदर नज़ारे। और मनाली में तो 24 घंटे ही ट्रैफिक रहता है गाइस। तो ये आप ट्रैफिक देख सकते हैं कि सुबह का समय भी बहुत ही ट्रैफिक रहता है। तो हम लोग अभी अपने होटल से निकल चुके हैं सुबह के 5 बजे। और लगभग धूप भी निकलने वाली है और पहाड़ों पर धूप पड़ना शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं वाइट वाइट धूप पड़ रही है। तो बहुत ही सुंदर पहाड़ों के नज़ारे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग लगभग 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलने के बाद हम लोगों को ट्रैक सूट पहनने थे, जहाँ पर जगह जगह दुकानें रहती ट्रैक सूट की। तो हम लोग ट्रैक सूट की दुकान पर आ चुके हैं। और उस मतलब यहाँ पर सभी साइज के वो खुद पहना के देते हैं। तो जूते, मोजे और हाथ के सॉक्स, पाँव के सॉक्स सब यहीं से मिलते हैं। तो सब लोग रेडी हो रहे हैं। शिवांश, स्पर्श, मान्या सभी लोग ने लगभग अपने अपने ट्रैक सूट पहन लिए। हम लोग को रेडी होकर बाहर आ चुके हैं। और ट्रैक सूट भी गाइस ये काफ़ी महंगे होते हैं, लगभग 1000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ये लोग देते हैं। और जूते भी देते हैं प्लास्टिक के, जैसे खेतों में पहने जाते इस प्रकार के जूते पहनने को देते, तभी हम बर्फ़ों पर चल सकते हैं। तो अब हम लोग रेडी होकर ट्रैक सूट पहन कर निकल चुके हैं रोहतांग के लिए। तो धूप भी निकलना शुरू हो गई है और नीचे देख रहे हैं ये ब्यास नदी है और हरे भरे पेड़ पौधे हैं। तो दोस्तों, काफ़ी लंबा सफ़र है यहाँ से अभी रोहतांग के लिए। लगभग वो भैया बता रहे थे कि अभी 40 किलोमीटर का सफ़र है। और ट्रैफिक अधिक होने के कारण और जो पहाड़ों के रास्ते हैं काफ़ी घूम कर जाते हैं और काफ़ी लंबा रास्ता हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत समय लगने वाला था हम लोगों को, लगभग 5 से 6 घंटे लगने वाले थे। तो वही बोर भी बहुत हो रहे थे अब, लेकिन बाहर के नज़ारे देखकर दिल खुश हो जाता था हम लोगों का। ये आप देख रहे हैं कि धूप पहाड़ों पर धूप पड़ रही, तो ऐसा लग रहा है जैसे चांदी चमक रही हो। और हम लोग चलते चलते थोड़ा सा एक जगह पे यहाँ पर हम लोगों ने स्टॉप ले लिया है। स्टॉप थोड़ी 5-10 मिनट यहाँ रुके क्योंकि बहुत थक चुके थे। तो आप ये रास्ता देख रहे थे, काफ़ी सकरा रास्ता था दोस्तों। एक ही वाहन निकल सकता था और सिर्फ जाने का रास्ता है ये, और वापस आने का रास्ता कहीं और से था। तो आप ये देख सकते हैं कि नीचे काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी घाटियाँ भी थी, लेकिन जो यहाँ के ड्राइवर रहते हैं वो बहुत अच्छे से, बहुत संभल कर ये गाड़ियाँ चलाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अभी इन रास्तों से हमें गुजरना था। और बहुत बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, जो अब नहीं जानते हैं कि किस चीज़ के वृक्ष हैं। हमारे यहाँ से तो ये वृक्ष बिल्कुल ही डिफरेंट थे। ये ठंडे प्रदेशों के वृक्ष अलग होते हैं और हमारे मैदानी क्षेत्रों के जो वृक्ष होते हैं वो अलग ही होते हैं। तो यहाँ के वृक्षों में एक ख़ास बात यह थी कि यहाँ के वृक्ष काफ़ी लंबे, काफ़ी ऊंचे रहते हैं और पत्तियाँ छोटी छोटी रहती हैं। मतलब बड़ी पत्तियों के पेड़ तो आपको कम ही देखने को मिलेंगे, छोटी छोटी पत्तियों के यहाँ पर पेड़ रहते हैं। तो गाइस, अभी हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा रुके हुए हैं। फिर अभी हम निकलेंगे और ऊंचाई के लिए। तो ऐसे मतलब गोल चक्करदार रास्ता था
घूम घूम कर जा रहे थे और ऊपर चढ़ते जा रहे थे। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़े वैसे वैसे बर्फ़ मिलता जा रहा था। अभी यहाँ तो बर्फ़ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद हम लोग बर्फ़ स्टार्ट हो गया था। फिर थोड़ी और दूर अब हम लोग 30 किलोमीटर आ चुके थे गाइस। यहाँ से 20 किलोमीटर था अभी रोहतांग जो तो यहाँ पर हम लोग रुके, चाय नाश्ता किया, थोड़ा रेस्ट किया। जिनको वॉशरूम जाना था वॉशरूम गए। इसके बाद 5-10 मिनट रुकने के बाद फिर हम लोग, अभी यहाँ से 20 किलोमीटर था, लेकिन गाइस यहाँ बहुत ही टाइम लगने वाला था, क्योंकि आप देख रहे हैं गाड़ियों की लाइन, ट्रैफिक तो काफ़ी बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ मनाली से रोहतांग के लिए, क्योंकि अभी अभी खुला है रोहतांग। लगभग 6 महीने बंद ही रहता है बर्फ़ के कारण। तो अभी 18 मई को ही खुला था। तो हम लोगों को पहले जाने का तो प्लान नहीं था कि रोहतांग जाएंगे, लेकिन खुल गया, पता चल गया कि अभी अभी खुला है। तो रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है ऊपर जाने के लिए, और पास भी बनवाना होता है, गाड़ी भी बुक करनी होती है। तो हम लोगों का रजिस्ट्रेशन भी हो गया था, लगभग 5,000 का 10,000 का हुआ था दोनों गाड़ियों का। तो फिर इसके बाद गाड़ियाँ भी अलग से बुक करके ले गए थे। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं रोहतांग की और सबसे ऊंची चोटियों पर। तो आप देख सकते हैं ये बर्फ़ ही दिख रहा है जो वाइट है। इसकी बर्फ़ के जो ऐसा लग रहा है कि मानो बर्फ़ की दीवार बनी हुई है। और यहाँ पर इसलिए जाम लग जाता है क्योंकि रोड पर भी बर्फ़ जम जाता है। तो ये देखिए अभी साफ़ हो रहा है, सफाई हो रही है। जो बर्फ़ को साफ़ करने वाली मशीन थी वो लगातार रोड को साफ़ कर रही है। तो हम लोगों को अभी रुकना पड़ा, वेट करना पड़ा यहाँ पर। तो गाइस जो यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ हैं वो पीर पंजाल हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं। और ये लगभग 12 महीनों में से 8 महीने या 7 महीने, या फिर कहना चाहिए 10 महीने ढकी रहती हैं बर्फ़ से। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अब रोहतांग की सबसे ऊंची चोटियों पर। यहाँ से आसमान तो गाइस ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हाथ से छू सकते हैं आसमान को, बिल्कुल झुका हुआ था बादलों से। और यहाँ का जो टेम्परेचर था वो -0 डिग्री सेल्सियस था। तो कुछ लोगों के यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तो जो हम लोगों के साथ थोड़ा सा ये भी हो गया था कि थोड़ी दिक्कत भी आ गई थी कि जो दूसरी गाड़ी थी इसमें मधु भाभी और चंद्रभान भाई साहब और उनका बेटा हार्दिक बेटी बैठी हुई थी। तो उसी में नम्रता बैठी हुई थी जगह थी, इसलिए तो मधु भाभी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी गाइस। वहाँ पर उनको श्वास संबंधी बीमार कुछ प्रॉब्लम होगी। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण उनको दिक्कत, जैसे ही वो गाड़ी से उतरी थोड़ा सा बैठी और बहुत घबराहट होने लगी थी, सीने में दर्द होने लगा था। तो वो घबरा कर भाई साहब और भाभी को लेकर नीचे आ गया और नम्रता को उतार दिया। अब नम्रता वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो नम्रता हम लोगों को ढूंढती रही और थोड़ी देर बाद उसने हम लोगों को ढूंढ लिया तो वो मिल गई। या गाइस ये हम लोगों को पहले से पता नहीं था कि इनकी गाड़ी वापस चली गई है या नम्रता यहाँ पर उतर गई है। तो इस चीज़ का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। वो तो इस चीज़ का पता तो सिर्फ नम्रता को ही था कि हम, तो वो काफ़ी घबरा गई थी। कुछ देर तक हम लोग नहीं मिले, घबराने वाली बात ही थी गाइस, क्योंकि बिल्कुल अकेली पड़ गई थी ऊपर और कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था। मैंने सुना जब नम्रता ने बताया तो मुझे तो मैं भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई, टेंशन में आ गई कि बताओ। फिर नम्रता से कहा कि तुम्हें उतरना नहीं था। तो वो कहने लगी कि मैंने सोचा कि चलो यहीं कहीं होंगे तो ढूंढ लेंगे। और ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि नम्रता हम लोगों को जल्दी ही वहाँ पर मिल गई। उसने हम लोगों को ढूंढ लिया और एंजॉय किया, नहीं तो दिक्कत वाली बात हो जाती। और अच्छा सोचो तो अच्छा ही होता है। मैंने तो ये सोचा कि चलो हम लोगों के साथ
नम्रता जाएगी, घूम के आएगी। अब ये नहीं पता था कि भाई ये इनको ये दिक्कत हो जाएगी भाभी को, तो इनकी गाड़ी वापस चली जाएगी। तो अब जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन अब देखा हो कि नम्रता हम लोगों को मिली गई लास्ट में। तो यहाँ पर सब लोगों की बर्फ़ में मस्तियाँ शुरू हो गई हैं। शिवांश को ठंड लग रही है तो वो बिल्कुल ढका हुआ है स्टॉल से। और ये देखिए सब लोग कैसे मस्ती कर रहे हैं। मान्या डांस कर रही है और सब लोग यहाँ पर जिसको जो एक्टिविटीज़ करना है वो। तो बहुत ही सुंदर नज़ारे थे गाइस। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ तक हम आ सकते हैं, यहाँ तक घूमने आ पाएंगे। वो तो अचानक ही हम लोगों का प्लान बन गया और हम लोग आ गए आइसलैंड घूमने। तो ये आइसलैंड ही बोला जाएगा इसको, जहाँ पर आइस ही आइस है। और पर्वत की सबसे ऊंची चोटी थी, उसके ऊपर कोई भी पर्वत नहीं दिख रहा था, कोई भी माउंटेन नहीं दिख रहा था। काफ़ी भीड़ भी थी गाइस, ऐसा नहीं था कि अधिक ऊंचाई होने के कारण वहाँ पर कम ही लोग, बहुत लोग जाते हैं। ट्रैफिक इतना हो जाता है कि 2 घंटे लग जाते हैं। तो बच्चों ने सब ने लगभग 2 घंटे तक यहाँ पे एंजॉय किया बर्फ़ में, और फ़ोटो शूट भी किया, वीडियोस भी बनाए, और आइस जंपिंग वगैरह जो भी होते हैं सब एक्टिविटीज़ भी वहाँ की। तो गाइस यहाँ की जो ऊंचाई है समुद्र तल से 13,058 फीट की ऊंचाई थी। इन पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों की जो हिमालय पर स्थित हैं। तो अब हम लोग वापस जाने का समय हो रहा है गाइस। तो लगभग 20 किलोमीटर तो हम लोगों को ऐसे ही बर्फ़ देखने को मिला। और भाई उन्हीं लोगों को जाना चाहिए यहाँ तक, तो जो बिल्कुल स्वस्थ हों, जिनको कोई डिसीज़ है या किसी बात से परेशानी है, तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ना तो कोई वहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं अवेलेबल हैं, ना कुछ भी सुविधा ऐसी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो अपन डॉक्टर को दिखा दें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अपनी सेफ्टी से अपन को खुद जाना होता है। और बुज़ुर्ग लोगों को तो जाना नहीं चाहिए वहाँ पर, क्योंकि बहुत ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो जाता है। तो बहुत सी लोगों को वहाँ पर श्वास संबंधी समस्याएं हो रही थी। तो हमें सोच समझ कर ही विजिट करना चाहिए और ऐसे स्थानों पर पूरी जानकारी लें तभी जाएं, नहीं तो और समस्या बन सकती है। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मधु भाभी भी नीचे आते समय कुछ दूरी तक चलते हुए वो भी ठीक हो गई थी वहाँ पर। क्योंकि जैसे जैसे नीचे आ रहे थे तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ता जा रहा था, और हम लोग जैसे जैसे नीचे आ रहे थे तो जो बर्फ़ था वो कम दिखाई दे रहा था। लेकिन झरने और नदियाँ तो नीचे, अब झरने और नदियाँ देखने को मिलेंगी गाइस यहाँ पर नीचे। तो लगभग 50 किलोमीटर का इन वादियों में हम लोगों ने सफ़र किया, बहुत ही एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों थोड़ी प्रॉब्लम तो कहीं जाते हैं तो होती ही है, ऐसे थोड़ी बहुत समस्याएं हम लोगों को भी आई वहाँ पर जाकर। बच्चों को भी बहुत ठंड लग रही थी। शिवांश काफ़ी देर तक खेलता रहा तो उसको ठंड लगने लगी थी, कहने लगा मम्मी मुझे मेरा गला दुख रहा है। ये उसको विक्स वगैरह लगाई वहाँ पर, और पूरे गीले हो चुके थे बच्चे। तो ये भी समस्या बन गई थी कि हम लोगों का बैग नीचे चला गया था, और मतलब दूसरी गाड़ी में, तो चेंज भी नहीं कर पाए बच्चों के कपड़े। फिर हम लोगों ने ऐसे नज़ारे देखते देखते नीचे की ओर बढ़ रहे थे। और गाइस आज ही हम लोगों की बस थी, बस का रिजर्वेशन था 5:30 बजे। और यहाँ पर ट्रैफिक तो बहुत ही अत्यधिक देखने को मिला। मतलब ट्रैफिक ऐसा होता था कि मान लो फंस गए अगर ट्रैफिक में तो 1 या आधा घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते थे। तो ऐसा था, लेकिन हम लोग काफ़ी जल्दी निकल आए थे तो उतना ट्रैफिक बीच बीच में नहीं मिला।
और भैया ने, वो गाड़ी चलाने वाले भैया ने बहुत ही जल्दी की। और यहाँ तो भाई बहुत ट्रेंड रहते हैं, ये लोग बहुत अच्छे से गाड़ी चलाते हैं। और बीच बीच में बर्फ़ का पानी सड़कों पर भरा हुआ था और बह रहा था। और आप देख ही रहे हैं ये बर्फ़ की दीवारें, मतलब इतना रास्ता था कि सिर्फ एक ही गाड़ी निकल पाएगी, उससे ज़्यादा रास्ता बिल्कुल नहीं बना पाते थे बर्फ़ के कारण। तो ये देखिए गाइस, तो धीरे धीरे हम लोग अब नीचे की ओर आते जा रहे थे और हम लोग कुछ देर बाद यहाँ पहुँचने वाले थे नीचे। ये देखिए यहाँ का ट्रैफिक दोस्तों ऐसा रहता है, देख रहे हैं आप कि ट्रैफिक में गाड़ी अगर फंस जाए तो निकलना बहुत ही मुश्किल, ऐसा ट्रैफिक लगता था वहाँ पर। अगर फंस गए तो 1-2 घंटे तो आपको लग ही जाएंगे। ये हम लोग ऊपर से नीचे का जो ट्रैफिक है, नीचे वाले रास्ते का जो ट्रैफिक है वहाँ का शूट किया हुआ है। और हम लोग भी काफ़ी पीछे थे तो नीचे का दिख रहा था कि भाई कितना ट्रैफिक है। अधिक ऊंचाई होने के कारण भी लोग बिल्कुल वो घूमने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं था कि भाई ऊंचा है ठंडा है तो ना जाएं, सबको इच्छा होती है कि भाई रोहतांग हम भी देखें। रोहतांग दर्रा है और वहीं से लेह लद्दाख के लिए रास्ता चला गया था। आगे जाके उन्होंने बताया था भैया ने, गाड़ी वाले, कि यहीं से लेह लद्दाख के लिए जाएंगे। तो लेह लद्दाख हो या फिर रोहतांग, बहुत सेफ्टी से जाना चाहिए। और दोस्तों अब हम लोग बस में बैठ चुके हैं मनाली से दिल्ली के लिए, स्लीपर बस है। तो गाइस अब यहाँ से हम जाएंगे दिल्ली, ये 12 घंटे लगेगी, 12 घंटे लेगी ये बस, मतलब 12 घंटे लग जाएंगे। तो मनाली से निकल चुके हैं। हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा और अब हम अपना वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।